अ, मध्य पूर्व या मतलब मिडल ईस्ट का नक्शा देखने पर अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत सारे अलग अलग पजल्स के टुकड़ों को एक साथ जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश की हो। बिल्कुल। सतह पर तो हमें बस राष्ट्रीय सीमा और सरकारें ही दिखती हैं। हाँ, लेकिन अगर उस नक्शे को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरती है। मतलब एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क जो किसी भी देश की सीमाओं को मानता ही नहीं है। सही बात है। और सत्ता उन सरकारों के पास नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में बैठती हैं, बल्कि उन समूहों के पास है जो जमीन पर एक समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पुरानी तरह की कूटनीति इस क्षेत्र में बार बार फेल हो जाती है। द डीप डाइव में स्वागत है। ये वो मंच है जहां हम भारी भरकम स्रोतों, रिसर्च और डेटा के ढेर से ज्ञान के सबसे अहम हिस्से निकालते हैं। ताकि हमारे पास दुनिया के सबसे जटिल मुद्दों को समझने का एक स्पष्ट नजरिया हो सके। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन का आधार पवन ठाकुर द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत ही विस्तृत डेटा सेट है। इन दस्तावेजों में मध्य पूर्व के कुछ बेहद जटिल भूराजनीतिक नक्शे हैं, हैरान कर देने वाले वित्तीय चार्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा ढांचा है जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की असली कार्यप्रणाली को बेनकाब करता है। पवन ठाकुर जी का ये डेटा इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ घटनाओं की टाइमलाइन नहीं बताता। हाँ, वो तो हम अखबारों में भी पढ़ लेते हैं। एकदम सही। ये डेटा उन घटनाओं के पीछे की मैकेनिक्स को समझाता है। ये दिखाता है कि ये पूरा सिस्टम जमीन पर आखिरी काम कैसे करता है। तो आज का हमारा मिशन भी यही है कि इस पूरे नेटवर्क को डिकोड किया जाए। ये समझना कि हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे समूह आखिर ईरान से कैसे जुड़े हैं और उनका काम करने का तरीका क्या है। ताकि बिना जानकारी के बोझ तले दबे इस विषय की एक साफ तस्वीर मिल सके। लेकिन देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। चूंकि हमारे आज के स्रोत मध्य पूर्व के अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत संघर्षों से जुड़े हैं, हाँ, ये स्पष्टीकरण तो बनता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम यहाँ किसी के सही या गलत होने का फैसला सुनाने नहीं बैठे हैं। हमारा काम केवल स्रोतों में दिए गए डेटा को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल। हमारा काम सिर्फ उस डेटा के भीतर छुपे पैटर्न को समझना है, न कि किसी नैरेटिव या पक्ष का हिस्सा बनना। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जब ये नाम सामने आता है तो दिमाग में एक छवि बनती है कि शायद ये कोई बहुत बड़ी पारंपरिक सेना होगी। हाँ, जैसे नाटो है, जिसका एक स्पष्ट हेडक्वार्टर होता है, सुप्रीम कमांडर्स होते हैं। बिल्कुल, एक तय प्रोटोकॉल होता है। लेकिन इन दस्तावेजों का पहला ही पन्ना इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि अगर हम नक्शों और विश्लेषण को देखें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कोई डायरेक्ट कमांड वाला स्ट्रक्चर है ही नहीं। मतलब कोई एक बॉस नहीं है जो सबको ऑर्डर दे रहा हो। एकदम नहीं। ईरान हर जगह मौजूद जरूर है, लेकिन वो हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा है। वो जमीनी स्तर के फैसले नहीं लेता। इस डेटा को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक उपमा आई थी। इसे एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक वेंचर कैपिटलिस्ट नेटवर्क की तरह सोचें। अरे वाह, ये तुलना काफी दिलचस्प है ना? ईरान यहाँ एक बहुत बड़े वीसी की भूमिका में है। वो अलग अलग स्टार्टअप्स यानी इन सशस्त्र समूहों को शुरुआती फंडिंग देता है, ट्रेनिंग देता है और ड्रोन या मिसाइल जैसे संसाधन मुहैया कराता है। बस फर्क इतना है कि सिलिकॉन वैली वाले पैटागोनिया की जैकेट पहनते हैं और बोर्डरूम में बैठते हैं। हाँ, और यहाँ हथियारों से भरे गुप्त ट्रकों और बंकरों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और ये तुलना काफी हद तक सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरह एक वेंचर कैपिटलिस्ट अपने स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को रोजमर्रा के फैसले खुद लेने की आजादी देता है, वैसे ही ईरान भी करता है। मतलब ईरानों ने ये नहीं बताता कि आज किस गली में मोर्चा संभालना है? बिल्कुल नहीं। वो बस उन्हें वो ताकत और तकनीक देता है जिससे वे अपने ऑपरेशन सुचारू रूप से चला सकें। और देखिए, ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाला मॉडल हवा में तो काम करता नहीं है। स्रोतों में मौजूद इमेज 3 के नक्शे पर अगर नजर डालें तो एक लैंड ब्रिज का जिक्र है। लैंड ब्रिज। और ये कोई पक्की हाईवे नहीं है जिस पर टोल प्लाजा लगे हों। हाँ, मुझे भी यही लगा था। तो ये आखिर है क्या? ये दरअसल ईरान से शुरू होकर इराक, सीरिया और लेबनान तक पहुंचने वाला प्रभाव और हथियारों की सप्लाई का एक बेहद जटिल गलियारा है। ये तस्करी के रास्तों, रिश्वतखोर सीमा सुरक्षा बलों का एक जाल है। अच्छा, मतलब नागरिक सामानों के बीच छुपाएगा हथियार। बिल्कुल। उदाहरण के लिए ड्रोन के पुर्जों को खेती के उपकरणों या मेडिकल सप्लाई के नाम पर ट्रकों में छिपाकर सीमाओं के पार भेजा जाता है।
और इस पूरे लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न को, इस पूरे सप्लाई चेन को मैनेज कौन करता है? दस्तावेजों में ईरान के एक विंग का नाम बार बार आता है, कुद्स फोर्स। हाँ, कुछ फोर्सेस पूरे नेटवर्क की असली रीढ़ हैं। मैं कहूंगी कि इनका काम सीधे तौर पर युद्ध लड़ना कम और एक सूत्रधार की भूमिका निभाना ज्यादा है। सूत्रधार मतलब वो बस सब कुछ जोड़ते हैं। हाँ, वे गठबंधन बनाते हैं, अलग अलग समूहों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के चैनल स्थापित करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हथियारों की एक कन्वेयर बेल्ट बिना रुके चलती रहे। तो अगर कुद्स फोर्स इस पूरे नेटवर्क का ब्रेन है, तो इसके मसल यानी ताकत जमीन पर अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। और दिलचस्प बात यह है कि हर जगह इस ताकत का रंग, रूप और ईरान के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस वेंचर कैपिटलिस्ट के सबसे सफल और पुराने स्टार्टअप की बात करते हैं, लेबनान का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के मामले में तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब एक स्टार्टअप से बढ़कर एक यूनिकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न, बिल्कुल सही शब्द है। 1980 के दशक में जब लेबनान में संघर्ष चल रहा था, तब ईरान ने सीधे तौर पे से बनाने में मदद की थी। आज की तारीख में ये एक बेहद शक्तिशाली संगठन है। हाँ, दस्तावेजों के मुताबिक इनके पास किसी भी मध्यम आकार के देश से बड़ी मिसाइल आर्सेनल है। बिल्कुल, और ईरान के साथ इनका जुड़ाव सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत वैचारिक जुड़ाव है। हालांकि हमने पढ़ा है कि हिजबुल्लाह के नेतृत्व का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है और वे अपने स्थानीय फैसले खुद लेते हैं। हाँ, उनकी अपनी स्वायत्तता है। लेकिन जब बात किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आती है, तो ईरान का उन पे प्रभाव बहुत उच्च स्तर का है। वे लगभग हमेशा एक ही पन्ने पर होते हैं। हाँ, तो ये तो हुआ सबसे करीबी प्रॉक्सी, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हमास का मामला बहुत अलग है। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमास पूरी तरह से ईरान की कठपुतली नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक प्रॉक्सी से ज्यादा एक पार्टनर या सहयोगी की भूमिका में है, क्योंकि हमास की जड़ें स्थानीय राजनीति और आज़ादी के आंदोलन में है। तो ईरान का उन पर कितना कंट्रोल है? देखिए, ईरान उन्हें पैसा और हथियार जरूर देता है, लेकिन हमास का अपना आज़ाद नेतृत्व है। वे अपने राजनीतिक और सैन्य फैसले खुद लेते हैं। दस्तावेजों में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण भी दिया गया है। सीरियाई गृह युद्ध का समय, उस दौरान हमास ने सीरियाई सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का समर्थन किया था। हाँ, जबकि ईरान पूरी ताकत से असद शासन को बचाने में लगा था। बिल्कुल, अगर हमास सिर्फ ईरान का मोहरा होता तो वो कभी भी अपने बॉस के खिलाफ ऐसा कूटनीतिक रुख नहीं अपनाता। ये घटना साबित करते हैं कि ईरान का हमास पर प्रभाव सिर्फ मध्यम स्तर का है। वो सहयोगी है, गुलाम नहीं। अब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब जो भी इंसान मिडिल ईस्ट की राजनीति को थोड़ा बहुत भी फॉलो करता है, उसने हमेशा यही सुना है कि यहाँ की राजनीति का मुख्य आधार शिया सुन्नी विवाद है। हाँ, यही वो लेंस है जिससे दुनिया इस इलाके को देखती आई है। तो अब देखिए, हमास एक सुन्नी इस्लामी समूह है, दूसरी तरफ ईरान एक शिया बहुल देश है और हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से शिया संगठन है। तो ये गठबंधन आखिर टिक कैसे रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है। ये एक बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल है। मतलब क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, दिखावा नहीं है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो ये गठबंधन कभी समझ नहीं आएगा। जब बात एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की आती है तो धार्मिक मतभेद पीछे छूट जाते हैं। तो फिर वो गोंद क्या है जो इन्हें जोड़कर रखता है? वो गोंद है रेजिस्टेंस आइडियोलॉजी, यानी प्रतिरोध की विचारधारा। हमारे दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि इनका एक साझा दुश्मन है। अच्छा, अमेरिका और इजराइल का प्रभाव? बिल्कुल। जब आपके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो जिसे आप अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, तो वैचारिक दूरियां मिट जाती हैं। यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये तो यमन के हूतियों पर भी लागू होता है ना? एकदम सही। हूतियों के उदय की कहानी हिजबुल्लाह और हमास से बिल्कुल अलग है। वे ईरान द्वारा नहीं बनाए गए थे। वो तो स्थानीय कबीलाई लोग हैं, है ना? हाँ, जिनका यमन की राजनीति में अपना एक अलग एजेंडा था। तो फिर ईरान तस्वीर में कैसे आ गया? जब यमन में गृह युद्ध छिड़ा और सऊदी अरब ने वहां हस्तक्षेप किया, तो ईरान ने देखा कि हूती एक ऐसा समूह है जो उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को उलझा सकते हैं। तो ईरान ने उन्हें ट्रेनिंग और ड्रोन सप्लाई करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और जिस कबीलाई समूह के पास पहले सिर्फ AK-47 हुआ करती थीं, वे अचानक से अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर सटीक ड्रोन हमले करने लगे। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि हूतियों पे ईरान का नियंत्रण पूरी तरह से नहीं है। ये प्रभाव मध्यम से उच्च के बीच झूलता रहता है। हाँ, हूती ईरान की बात सुनते जरूर हैं,
लेकिन वे वही करते हैं जो उनके अपने स्थानीय हितों के लिए सबसे सही होता है। अब देखिए, विचारधारा और साझा दुश्मन अपनी जगह हैं, लेकिन पवन ठाकुर के डेटा में जो वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं वो सच में किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। वे आंकड़े इस पूरी पहेली का एक बहुत ही निर्णायक हिस्सा हैं। डेटा के अनुसार 2012 से लेकर अब तक ईरान ने सीरिया, इराक और यमन में अपने सहयोगियों को खड़ा करने में $16 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। बाप रे, $16 बिलियन? हाँ, और लेबनान के हिजबुल्लाह को हर साल लगभग $700 मिलियन मिलते हैं। फिलिस्तीनी समूहों को $100 मिलियन से ज्यादा। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। बिल्कुल, एक देश जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों की वजह से जूझ रही है, वो अपनी सीमाओं के बाहर इतना भारी निवेश क्यों कर रहा है? देखिए, ईरान के रणनीतिकारों के नजरिए से ये $16 बिलियन का खर्च नहीं बल्कि बचत है। बचत मतलब वो कैसे? इसे ही असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। ईरान जानता है कि अगर वो अमेरिका या इजराइल जैसी आधुनिक सेनाओं से सीधे लड़ेगा तो उसकी हार निश्चित है। हाँ, और उसका बुनियादी ढांचा तबाह हो जाएगा, जिसकी कीमत ट्रिलियंस में होगी। तो इसके बजाय वो क्या करता है, वो हूतियों को $20,000 की लागत वाला एक ड्रोन बनाने की तकनीक देता है। अच्छा। और जब हूती वो ड्रोन लाल सागर में उड़ाते हैं तो अमेरिका को उस सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए $2 मिलियन की मिसाइल दागनी पड़ती है। ये तो बहुत ही खतरनाक गणित है। आप $20,000 खर्च कर रहे हैं और सामने वाले के $20 लाख स्वाहा हो रहे हैं। सटीक। ईरान इन प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को आर्थिक और मानसिक रूप से थका रहा है। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस रणनीति को सफल बनाने के लिए इन समूहों ने एक हाइब्रिड मॉडल अपना लिया है। हाँ, ये हाइब्रिड मॉडल ही इस पूरे ढांचे की सबसे बड़ी ताकत है। मतलब जब हम किसी विद्रोही गुट के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ लोग होंगे जो जंगलों में छुपकर हथियार चलाते होंगे। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि ये समूह अब ऐसे नहीं रहे। हिजबुल्लाह का ही उदाहरण लें। वे सिर्फ रॉकेट नहीं दागते, वे चुनाव लड़ते हैं, संसद में बैठते हैं, यहाँ तक कि अस्पताल चलाते हैं और कचरा उठाने जैसी सेवाएं भी देते हैं। हमास और हूतियों के मामले में भी यही सच है। हमास गाजा पर शासन करता आया है और हूती यमन की राजधानी साना सहित एक बड़े हिस्से पर सरकार चला रहे हैं। मतलब वे एक ही समय में सेना भी हैं, राजनीतिक पार्टी भी हैं और एक एनजीओ की तरह भी काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इन्हें सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर खत्म नहीं किया जा सकता। आप उस सामाजिक नेटवर्क को कैसे उड़ाएंगे जो लोगों को अस्पताल दे रहा है? यह एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा करता है और यहीं से इन दस्तावेजों का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। दुनिया के सामने ये समूह खुद को कैसे सही ठहराते हैं। इस परिदृश्य को समझने के लिए हमें दोनों विपरीत दृष्टिकोणों को देखना होगा। तो उनके अपने नैरेटिव की बात करें तो वो खुद को हमलावर नहीं मानते, वे इसे कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, उनके आख्यान में लड़ाई अस्तित्व को बचाने की है। हमास का तर्क है कि वे घेराबंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह लेबनान की संप्रभुता की बात करता है। और जब उन पर आतंकवाद का आरोप लगता है तो वे कहते हैं कि हमारे पास F-16 लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए छापामार युद्ध हमारी मजबूरी है। यह वह लेंस है जिससे वे खुद को देखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चश्मे से ये तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल, अमेरिका और यूरोपीय संघ के अनुसार ये आज़ादी की लड़ाई नहीं बल्कि आतंकवाद है, क्योंकि वे सीधे आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागना या आत्मघाती हमले करना युद्ध अपराध है, और हूतियों ने जो लाल सागर में किया है, हाँ, वैश्विक जहाज़ों पर हमले, इससे सिर्फ अमेरिका का नहीं, भारत और यूरोप के व्यापार का भी नुकसान हो रहा है। आलोचकों का मानना है कि प्रतिरोध तो सिर्फ एक मुखौटा है, असलियत में ये ईरान की विदेश नीति के मोरे हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? परिप्रेक्ष्य ही सब कुछ है। जो एक तरफ से स्थानीय प्रतिरोध बल हैं, वही दुनिया की नज़र में आतंकवादी समूह है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आप बातचीत की मेज पर शांति समझौता कैसे करेंगे जब दोनों पक्ष एक दूसरे की परिभाषाओं को ही नकारते हों? जब एक के लिए जो पवित्र प्रतिरोध है वो दूसरे के लिए अक्षम्य आतंकवाद है। तो बीच का रास्ता खोजना लगभग असंभव हो जाता है। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के लिए नहीं है, ये हमारी जेब पर असर डालता है। बिल्कुल, जब लाल सागर में जहाज़ों पर हमले होते हैं तो शिपिंग की लागत बढ़ जाती है और बाजार में महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है,
ये तंत्र रातों रात वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका सकता है। एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया के बाजारों में सुनामी ला सकती है। आज हमने समझा कि ये कोई पारंपरिक सेना नहीं, बल्कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह चलने वाला हाइब्रिड नेटवर्क है। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जो इन दस्तावेजों से ही उभरता है। क्या सवाल? जरा सोचिए, अगर कल को मध्य पूर्व से इस पूरे नेटवर्क का साझा दुश्मन यानी अमेरिका और इजराइल का प्रभाव किसी तरह गायब हो जाए, तो इस अरबों डॉलर के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये भारी भरकम हथियारों से लैस नेटवर्क अपने ही भीतर लड़कर बिखर जाएगा, या फिर ये किसी नए लक्ष्य की तलाश करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, इसी में शायद मध्य पूर्व का भविष्य छुपा है। आज के इस बेहतरीन डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको एक स्पष्ट नजरिया मिला होगा। मिलेंगे अगली बार।